प्रचलित तरीका है कि अपोजिशन का काम है सरकार को नीचा दिखाना। स्ट्राइक करके आए हैं तो उसके सबूत मांगने। एक कुछ नया सा प्रचलन पिछले 4-5 साल में नजर आना शुरू हुआ और पनपता जा रहा है। क्या कश्मीरी आतंकवादी दिल्ली में स्ट्राइक नहीं कर गए? क्या पार्लियामेंट में जो अटैक था वो कश्मीरियों की शमूलियत के बगैर था? पत्थरबाजी के किस्से एक कहानी हो गए हैं, अब नहीं नजर आते। गन फायर किए जाते थे, गन सैल्यूट दिए जाते थे दहशतगर्दों को सलामी के तौर पर, बल्कि उसकी जगह आज का सीन यह है कि दरिंदों को मौत के घाट उतारा जाता है। नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं आदर्श पाल गुप्ता। क्या जम्मू कश्मीर में फिर आतंकवाद सर उठा रहा है? ये एक बहुत बड़ा सवाल सामने आ रहा है, क्योंकि पिछले एक आध महीने में कुछ ऐसी वारदात कश्मीर के अंदर हुई जिसको लेके हम यही समझने लगे कि कश्मीर में आतंकवाद फिर पनपना शुरू कर दिया है। हालांकि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस और सेना ने इतना दबाव डाला हुआ है कि आतंकवादियों को छुपने की जगह नहीं मिल रही। कोई दिन खाली नहीं जाता जिस दिन हमारे सैनिक इन बड़े आतंकवादियों को दबोचते नहीं और उन्हें जमीन के 3 फुट नीचे नहीं पहुंचाते। लेकिन फिर भी हम यही बात करते हैं, कश्मीर के अंदर आतंकवाद फिर से सर उठा रहा है। इसमें कितनी सच्चाई है, इस पे हम आज चर्चा करेंगे। आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है कर्नल वी के साई जी को। कर्नल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कर्नल साहब, कुछ ऐसी वारदातें कश्मीर में हुई है, कोई सिलेक्टिव किलिंग हुई है, स्कूल पे जाके मारा गया, किसी केमिस्ट की दुकान पे जाके जो वहां पे हिंदू रह रहे थे उनको मारा गया, और उसके बाद एक ऐसी चर्चा शुरू होगी कि जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 और 35 से खत्म होने के बाद जिस बात का हम दावा करते थे कि हमने आतंकवाद खत्म कर दिया है, वो फैक्ट भी है। पिछले 2 सालों में ऐसी कोई बड़ी वारदात नहीं हुई थी, पत्थरबाजी नहीं हुई थी, और ना ही किसी टूरिस्ट पर हमला किया गया। उसको लेके हम यही बार बार कह रहे थे। 370 खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ी चेंज आई, लेकिन अब इस वक्त ये स्थिति है कि हम फिर कह रहे हैं कि आतंकवाद वापस आ रहा है। क्या कहना है आपका? अजय जी, ऐसा है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, और जहाँ तक हमारे देश में एक प्रचलित तरीका है कि अपोजिशन का काम है सरकार को नीचा दिखाना, सिक्योरिटी फोर्सेस को नीचा दिखाना, स्ट्राइक करके आए हैं तो उसके सबूत मांगने। तो एक तबका है हमारे देश में जो शायद किसी भी वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाबी को नाकामयाबी बताना, उस पर शक करना, उस पर सवालात खड़े करने, जो मैं समझता हूँ कि पिछले इतिहास में देखा जाए तो ऐसा कभी नहीं होता था। एक कुछ नया सा प्रचलन पिछले 4-5 साल में नजर आना शुरू हुआ और पनपता जा रहा है। इसके साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि ये लोग जो बात करते हैं, या तो इनका जहन याददाश्त में कुछ काफ़ी कमी है, या फिर ये जानबूझकर उन मुद्दों को उठाते हैं जो दरअसल मुद्दे इतने भयंकर हैं नहीं। जहाँ तक आतंकवाद का रिश्ता 370 के मुकाबले लिया जाए कि 370 के बाद और 370 के पहले, अब कश्मीर से जो हम कहते हैं आतंकवाद चला, उसको हम सिर्फ कश्मीर में ही सीमित क्यों मानते हैं? क्या कश्मीरी आतंकवादी दिल्ली में स्ट्राइक नहीं कर गए? क्या पार्लियामेंट में जो अटैक था वो कश्मीरियों की शमूलियत के बगैर था? दिल्ली में होने वाले ब्लास्ट में क्या कश्मीरी शामिल नहीं थे?
तो कश्मीर का आतंकवाद इतना ज्यादा फैल चुका था कि ये महाराष्ट्र, पूना, बॉम्बे, दिल्ली, यूपी हर जगह अपना रंग दिखा रहा था। आज वो सिमट कर वैली के कुछ मोहल्लों तक या साउथ कश्मीर के एक दो टाउनशिप तक सीमित रह गया है। क्या इसको आतंकवाद पर कंट्रोल नहीं कहेंगे? उसके बाद जैसा आपने ठीक याद किया, आज वो पत्थरबाजी के किस्से एक कहानी हो गए हैं, अब नहीं नजर आते। स्कूल बस में बच्चों के ब्लास्ट हुए थे, टूरिस्ट बस में ब्लास्ट होते थे, वो सब अब नजर नहीं आते। हर हफ्ते जुम्मे के रोज कश्मीर टाउन में तबाही होती थी, पत्थरबाजी होती थी, नारे लगते थे, अब वो नजर नहीं आते हैं। एक एक दरिंदा जब मारा जाता था, हजारों लोग, कई बार लाखों तक वो गिनती चली जाती थी जो उसके जनाजे में शामिल होकर उसको शहीद और शहीद आजम के नारे दिया करते थे। आज वो नहीं होता। गन फायर किए जाते थे, गन सैल्यूट दिए जाते थे दहशतगर्दों को सलामी के तौर पर। आज वो नहीं होता। क्या ये आतंकवाद पर काबू नहीं है? फिदायन हमले एक पुरानी बात हो गई है किस्सा, अब वो नजर नहीं आते। बिग ब्लास्ट, आपके गवर्नर भाषण देने खड़े हुए और जम्मू में ब्लास्ट हुआ, क्या हम वो दिन भूल गए हैं? 3 ब्लास्ट हमारे स्टेडियम के अंदर हुए, हमारे बस स्टैंड के अंदर हुए, कालूचक के पास आने वाली बस में हुए, कालूचक कैंट में हुआ, सुंजवा कैंट में हुआ, अखनूर कैंट में हुआ। क्या उन सब पर कंट्रोल को हम आतंकवाद पर काबू नहीं कहेंगे? शायद जहन कमजोर है या नियत कमजोर है। तो इन सब चीजों को जो अब बंद हुई, इन पर अपनी आंखें बंद करते हुए डेस्परेशन में आतंकवाद की कहानी को जिंदा रखने के लिए एक लड़का ग्रेनेड फेंक जाता है या कुछ दरिंदे उठकर सॉफ्ट टारगेट पकड़कर और एक स्कूल में एक मैडम को फायर कर शूट कर चले जाते हैं। तो ये आतंकवाद और वो जो आतंकवाद छाया हुआ था उसमें बहुत ज्यादा अंतर है, बहुत काबू है। और जिस तरह सही कहा आपने, हर रोज, हर दूसरे दिन, तीसरे दिन 2-2, 4-4 शहीद हमारे नहीं होते, बल्कि उसकी जगह आज का सीन ये है कि दरिंदों को मौत के घाट उतारा जाता है। पहले इसी तरह हमारे अपनी शहादतें हुआ करती थी। तो ये क्या आतंकवाद पर काबू नहीं है? एक वक्त था जबकि सीआरपीएफ के लोग चले जा रहे हैं और एक लड़के आते हैं, उसके हेलमेट पर थप्पा मार देते हैं, उसके बैग को खींच लेते हैं, उसके हथियार पर हाथ डालते हैं, पुलिस स्टेशन से हथियार छीने जाते थे। अब ऐसी वारदात बिल्कुल बंद हैं। क्या ये आतंकवाद पर कंट्रोल नहीं है? बाकी कहने वाले कहते रहेंगे, क्योंकि शायद उनकी दुकानें बंद हो रही हैं, उनकी रोजी रोटी चलती ही ये कहने से है कि ये सरकार ना कर रहा है जी, ये आर्म फोर्सेस ने कुछ किया ही नहीं, दहशतगर्दी तो वैसी के वैसे ही कायम है। वैसी कहाँ कायम है? आप पिछली वारदातों की सेवेरिटी देखिए, उनकी फ्रीक्वेंसी देखिए। एक्सटॉर्शंस बंद हो गए हैं। वो जो दुकानें, 2 लड़के निकलते थे, एक ने AK-47 लटकाई हुई, असली या नकली, और वो पूरा बाजार शटर डाउन करा दिया करता था। क्या ऐसा कुछ आज हो रहा है? और अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है और रोज दहशतगर्द कुत्ते की मौत के घाट उतारे जा रहे हैं, छुप नहीं पा रहे हैं, पनाह देने वाले भी अब पकड़े जा रहे हैं और कानून की
गिरफ्त में आ रहे हैं, तो क्या इसको एक बड़ा कदम दहशतगर्दी को काबू करने की तरफ हम नहीं मानेंगे? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं साहब आप, लेकिन एक चीज है, जब ऐसी वारदात होती है, आपने बिल्कुल सही कहा, उस प्रकार की जैसे हमने देख चुके हैं यहाँ पे आतंकवाद है, जिसका आपने जिक्र किया, जम्मू से लेकर कश्मीर तक, दिल्ली में भी हर जगह हमने देखा, उससे उसको लेकर हम अगर बात करें तो उसके मुकाबले में अब सही बात है, ये अपनी कब्र में जा चुके हैं। लेकिन फिर भी जब ऐसी वारदात लगातार 2, 3 या 4 दिन में हो जाए, उसको लेकर एक आम शहरी के अंदर डर का माहौल बन जाता है। वो सबसे बड़ी बात है, कश्मीर के अंदर उनका ज्यादा से ज्यादा व्यवसाय जो है टूरिस्ट के ऊपर है। जब ये किलिंग हुई उसके बाद मैक्सिमम जो है ना कैंसिलेशन, जो ट्रेवल कैंसिलेशन उन्हीं दिनों में हुई। क्या उनका यही एक इरादा था कि कश्मीर को शांत ना रहने दिया जाए, या हम में कोई कमी है, हम उनका काउंटर प्रोपेगेंडा नहीं कर पा रहे? मेरे ख्याल में कुछ हमारी प्रोपेगेंडा का जो आपने बात कहा, बड़ा अच्छा कहा। हमारा जो मीडिया भी है, ये भी कुछ मेरा ख्याल में ज्यादातर इनका बायस रहता है थ्रिल मॉन्गरिंग। वारदात नहीं होने से थ्रिल नहीं होता ना, तो छोटी सी भी वारदात को खूब बढ़ा चढ़ा कर बताइए और दरिंदगी को आप शक्ल दीजिए कि दहशतगर्दी चली जा रही है, इस पर काबू नहीं है, इस पर कंट्रोल नहीं है। जहां तक टूरिज्म का सवाल है, ये लाजमी बात है कि पाकिस्तान और दहशतगर्द जो तंजीमें हैं वो चाहती हैं टूरिज्म ना हो, वो रेडी वाला रेडी ना लगा सके, जो फुटपाथ पर बैठकर बिजनेस करता है वो ना कर सके, छोटे छोटे होटल रेस्टोरेंट जो हैं वो बंद हो जाएं, और ये जो लड़के वहाँ काम करते हैं वो बेकार हो जाएं, क्योंकि वही तो हैं जिनको भड़का कर ये पत्थरबाजी में शामिल करते हैं। तो उनका तो एनरोलमेंट, उनका रिक्रूटमेंट बंद हो गया। अगर दहशतगर्दी बंद हो गई या टूरिज्म चालू हो गया, लोग अपने अपने काम पर लग गए, टैक्सी वाला टैक्सी चलाता है, अपने बच्चों का पेट पाल लेता है। जब वो टैक्सी चलेगी नहीं महीना भर, 2 महीना भर, हफ्ते में 4 दिन आप बंद करा देंगे, तो छोटा छोटा जो डेली वेजर है और छोटी छोटी इनकम वाले हैं वो बेकार हो जाएंगे। उनके लड़के, उनके बच्चे आपको अवेलेबल होंगे फिर 20 रुपए, 50 रुपए, 500 रुपए देकर उनसे ये घिनौनी हरकतें कराने के लिए। तो उनको जो मैन फोर्स मिलता था उसका फुटफॉल खत्म हो जाता है जब टूरिज्म चलता रहे, दुकानें चलती रहे, बिजनेस चलता रहे, तो फिर अपनी जान को जोखिम में डालकर कोई दहशतगर्दी की तरफ आना पसंद नहीं करता। कल साहब हमने देखा कि पाकिस्तान ने इस बार जम्मू की तरफ से इन्फिल्ट्रेशन की बड़ी कोशिश की है। एक तो यहाँ से टेररिस्ट जो है उनको भेजने की कोशिश बहुत की है, दूसरा ड्रग्स का बहुत यहाँ से भेजने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वैली के अंदर नशे को फैलाया जा सके। ये एक बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे पुंछ में भी इनकाउंटर होता रहा, और यहाँ बहुत से हमारे इंटरनेशनल जो बॉर्डर है वहाँ पे भी ड्रग्स की बहुत खेप पकड़ी गई, पीछे एक बहुत बड़ी खेप पकड़ी गई। ये वैली के अंदर ड्रग्स का जो चलन है, क्योंकि आप डिफेंस से हैं और कश्मीर के हालात के साथ हमेशा जुड़े रहे हैं और बड़ी करीबी से इस पे नजर रखते हैं, तो क्या पाकिस्तान ये कश्मीर को, इन युवाओं को नशेड़ी बनाकर अपने मकसद में कामयाब होना चाहता है? देखिए, इसके 2 नजरिए हैं। एक तो जब ये लड़का कोई भी नशे का आदी हो जाता है और उसको नशे की चीज नहीं मिलती, तो उसका एक विड्रॉल इफेक्ट होता है, वो तड़पता है उस नशे के लिए। उस तड़पने में उसको आप एक छोटा सा डोज दिखा दीजिए मत कि ये मिलेगा तब जब तू उस भीड़ पे एक ग्रेनेड छोड़कर आ जा, ये बम वहां लाकर वापस आ जा, तेरे लिए रखा हुआ है। तो उसको ब्लैकमेल करते हैं और उसको नाजायज इस्तेमाल करते हैं उस नशे की आदत में। दूसरी चीज, कुछ जब ये जख्मी हालत में फिदायन पकड़े गए
नहीं ख़त्म हो पाए। और जब उनका इंटेरोगेशन हुआ, मैंने कुछ पर नज़दीक से वो देखा है, तो उनको होश नहीं था। वो नशे में इस हद तक गए हुए थे कि उसको एक टारगेट दिया हुआ है, एक वेपन दिया हुआ है, उसने वो चला जाना है, उसका क्या अंजाम होना है, उसकी जान खुद चली जाएगी। वो इतने होश में वो कार्रवाई वो नशे की हालत में करते थे। तो दूसरा जो इस्तेमाल नशे का था ये था कि लड़कों से वो काम करा लेना शायद जो वो अपने सूझबूझ से होशो हवास में नहीं करता, वो नशे की हालत में उनसे करा लेते थे। तीसरा जो सबसे ज़्यादा खतरनाक इसका एंगल है वो ये है कि बहुत पैसा है इस ड्रग्स की स्मगलिंग में। अभी जो पिछली खेप आप जिक्र कर रहे हैं पकड़ी गई, इसमें तकरीबन ये 10-12 करोड़ की थी जी। अब वो पैसा कहाँ जाता? वो पैसा फिर रिसाइकल होकर वेपन खरीदने के लिए और पत्थरबाजों को पेमेंट करने के लिए और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट टेररिज्म के लिए करने के लिए तंजीमों में इस्तेमाल होता। कोई पकड़ा जाए तो फिर उसको छुड़ाने के काम आता, फिर वो वकील भी आ जाते हैं उनके केस लड़ने के लिए। और कई और तरीके हैं जिससे कि वो जो रिपोर्ट बन रही है उसी में खामी डाल रही। एक स्टडी की एक शख्स ने और हमें बता रहे थे कि ये जो केसेस पकड़े जाते हैं, फाइनली जब वो कोर्ट पर पहुंचते हैं तो उसके सबूत पूरे नहीं होते, जानबूझकर अधूरे छोड़े जाते हैं। पिछले कल एक ड्रग स्मगलर रिहा इसलिए हुआ क्योंकि उससे जो ड्रग इन्होंने कन्फिस्केट कर और सेफ रखनी चाहिए थी उसको सील नहीं किया था जी। अगर वो सील्ड होती तो वो एविडेंस बन जाती, क्योंकि वो 10 महीने अनसील्ड रही, उसमें कितनी मिकदार कम की गई, उसकी जगह कोई दूसरी चीज रख दी गई, इस बात को साबित नहीं किया जा सकता। और अगर वो कहे कि ये तो मेरा पैकेट था ही नहीं। तो इस तरह की जो मदद करते थे कुछ लोग वेरियस एजेंसीज के, ताकि वो कोर्ट लेवल पर जाकर छूट जाए, इन सब के लिए भी पैसा खर्च होता है और वो पैसा भी ड्रग स्मगलिंग से ही निकाला जाता था। बिल्कुल सही कहा कर सब। कल एक बहुत ही घिनौनी खबर जो है कश्मीर से आई, पामपुर से। वहां पे एक एनजीओ चला रहा थे और जो कोरोना में उनके पेरेंट्स की डेथ होगी, उनके ऑर्फन बच्चे जो थे वहां पे थे, उनको बेचा जा रहा है। कमल हमने अपने तबसरा में इस बात की, मतलब कश्मीर के अंदर मुझे लग रहा है कि आतंकवाद, आपने बिल्कुल सही कहा, खत्म होने को आने पे है, लास्ट लेग पे है। और इन्होंने दूसरे जो बुरे कर्म है कश्मीर को बदनाम करने के लिए या पैसे को इकट्ठा करने के लिए, ताकि फिर उससे आतंकवाद को दोबारा वहां पे सक्रिय किया जा सके, ऐसी बातें कश्मीर में आ रही है। कल बहुत ही दुखद समाचार सामने आया है। हर्ष जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे कश्मीर के लीडरान जब पुराने वक्त को याद करके बातचीत करते हैं तो वाजपेयी जी को याद करते हैं। उन्होंने कहा था जी इंसानियत होनी चाहिए, कश्मीरियत होनी चाहिए, जमहूरियत होनी चाहिए। मुझे ये बताइए, ये कत्लो गारत क्या जमहूरियत है? जब आप चुने हुए लोगों को इलेक्शन करने नहीं देते, पहले तो कैंडिडेट्स को कत्ल कर देते हैं, हिम्मत करके उन्होंने इलेक्शन जीता, जीतने के बाद उनको कत्ल कर देते हैं, और एक डर का माहौल पैदा कर रहे हैं आप कि पॉलिटिकल फील्ड में जमहूरियत की तरह लोग कदम न बढ़ा सके। तो जमहूरियत का कत्ल करने वाले लोग जमहूरियत की दुहाई देते हैं, कश्मीरियत का दम भरने वाले लोग बच्चों को बेच रहे हैं। क्या ये कश्मीरियत है? आप एक स्कूल में जाकर एक टीचर जो बेचारी निहत्ती है और वो आपका भला कर रही है, मुझे पता चला कि ये वो मैडम थी जिसने एक मुस्लिम बच्ची को एडॉप्ट किया हुआ था, क्योंकि वो बच्ची अपनी पढ़ाई खुद अफोर्ड नहीं कर सकती थी।
फ्री ट्यूशन देती थी, उसको मारकर आप कश्मीरियत का दम भरते हैं, उसको मारकर आप इंसानियत का दम भरते हैं। एक 3 साल की बच्ची को शूट किया गया है, क्या ये इंसानियत है? अगर कश्मीरियत भी नहीं है, इंसानियत भी नहीं है, जमहूरियत भी नहीं है, तो चाहते क्या है आप लोग? और फिर दम भरते हैं कि वाजपेयी ने कहा था, वो मैडम कहती है कि हमें वाजपेयी वाली गवर्नमेंट से तो हम मिलाप कर सकते हैं, आज वाली से नहीं कर सकते क्योंकि दहशतगर्दों को मार रहे हैं। जी जी, कर्नल साहब आपको मुबारकबाद भी मैं देना चाहूँगा कि कल आपने एक बहुत अच्छा काम किया और आप सबने मिलकर जो हमारी वीर नारियां हैं उनको सम्मानित किया, और जो हमारे जवान जो जिन्हें युद्ध के दौरान कहीं ना कहीं चोट आई या वो चल फिर नहीं सकते, उनके लिए साइकिल्स वगैरह दिए। ये कल का आपने बहुत बड़ा एक साइकिल रैली भी रखी, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे क्या था वो सब? देखिए, जो ट्राइसिकल्स हम लोगों ने दिए वो सिर्फ फौजियों तक सीमित नहीं रखे, क्योंकि जब हमारी टीम्स निकली सर्वे करने के लिए तो हमें पता चला कि हर गांव में ऐसे कुछ लोग हैं, या तो पोलियो अफेक्टेड हैं या एक्सीडेंट में उनकी टांगें चली गई हैं। तो सब लोग जंगी जख्मी नहीं थे, पर ज्यादा नंबर उन लोगों का हमें मिला जो कि गांव में सिर्फ इसलिए अपनी घर की चारद्वारी में कैद थे क्योंकि वो सिर्फ रेंग कर घर से बाहर निकल सकते थे। तो कल जो हमने 15 साइकिल दिए उसमें सिर्फ 3 फौजी थे, बाकी 1 डजन साइकिल हमने उन शहरियों को दिए क्योंकि वो भी भारतवासी हैं। उनके भी दिल में ये अरमान है कि मैं ड्यूटी को ना बाहर निकलिए, थोड़ा बाजार देखूं किधर है। अब वो अपनी साइकिल चलाकर और पूरा अपना गांव घूम सकते हैं, गांव के बाहर घूम सकते हैं, 5, 7, 10 किलोमीटर तक बड़े आराम से आ जा सकते हैं। तो ये एक शहरियों की ओर भी विचार था। वीर नारियों के लिए मैं हमेशा एक बात कहता आया हूँ, आज फिर आपके चैनल से मैं ये बात कहना चाहूँगा कि ये वो माताएं बहनें और ये वो वीर नारी, हम इसलिए कहते हैं उनको, विधवा नहीं कहते, बिल्कुल, क्योंकि विधवा का शौहर जिंदा नहीं रहता। और हम फौजियों का ये मानना है कि जिसने वीर गति प्राप्त की है, शहीद जिसको हम कहते हैं, वो अमर होता है, अमर शहीद। तो जिसका पति अमर है वो विधवा कैसे हो सकती है? हम उन्हें वीर नारी कहते हैं। और मैं पूरे देश को आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि वो देश जो इन वीर नारियों को अपने हाथों पर और सर माथे पर नहीं रख सकता, वो देश जिनके जंग में हाथ पैर काम आए उनको कंधे पर उठाकर नहीं चल सकता, वो देश जो कि उन चंद बचे हुए योद्धाओं को, जिनको पोस्टुमस मरणोपरांत नहीं, जीते जी अवार्ड मिल गया, उनकी ज़्यादा दिलेरी और बहादुरी के कारण, पर पूरी जान की बाजी लगा चुके थे, दाव लगा चुके थे जान अपनी, और फिर भी बच गए और उनको वो पुरस्कार मिले जो उनको सर माथे पर बैठाकर आदर नहीं दे सकता। उस देश को आने वाली अगली जंग में विजय श्री की प्रार्थना करते वक्त सोचना पड़ेगा, क्या हम डिजर्व करते हैं? सही साहब, जब तक आप सेना में रहे, आप और आपकी पूरी टीम सेना में रहे, तब भी देश के लिए काम करते रहे। रिटायरमेंट के बाद भी जिस भाव से आप ये सब कुछ कर रहे हैं, सचमुच आप और आपकी पूरी टीम मुबारक के हकदार है। मैं इससे आदर्श में रिटायर हुआ कहाँ, मैं तो अभी टायर्ड भी नहीं हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, रिटायर्ड तो बड़ी बाद में होता है आदमी, शायद अगले जन्म में कोशिश करूंगा होने की। मैं टायर्ड भी नहीं हूँ। मेरे हर सांस जो मैं भारत माँ की इस धरती पर लेता हूँ, अन्न का वो हर दाना जो मैं इस भूमि से खाता हूँ,
पानी की वो हर बूंद जो अमृत की तरह मुझे जीवित रखती है इस भारत माँ की गोद में, ये सब एक ऋण है। और ये मैं न सिर्फ इस जन्म में माँ भारती मुझे आशीर्वाद दे, अगले जन्म में, उसके अगले जन्म में, जब जब माँ भारती पुकारती रहेगी, मेरा एक एक सांस, रक्त की एक एक बूंद, एक एक हड्डी, एक एक पल माँ भारती को समर्पित है। बिल्कुल बिल्कुल, यही एक वजह है कि हमारा पूरा भारत जो है हमारे सेनानियों की बहुत कदर करता है। ये आप ही के नहीं, सेना के हर जवान के अंदर ऐसी ही भावना है। काश हमारे पॉलिटिशियन जिसे समझ जाते, काश कि वो भी समझ जाते जो जम्मू कश्मीर के हालात को सुधर नहीं दे रहे, तो आज सचमुच ये कश्मीर लफ्जों में नहीं, सही मानों में स्वर्ग होता, धरती पे स्वर्ग। कुछ तो है जो हस्ती मिटती नहीं हमारी, मुद्दत से रहा है दुश्मन दौरे ज़माना हमारा। करण साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, अगले प्रोग्राम में फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाज़त दीजिए, नमस्कार।